गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर अब ईरानी सेना के कमांडर ने करारा जवाब दिया है। ईरानी सेना के खत्म अल अनबैया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर अली अब्दुल्लाई ने कहा है कि उसकी सेना दुश्मन की कार्रवाई का तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। कमांडर अली ने कहा है कि इस लड़ाई में ईरानी सेना बढ़त बनाए हुए है। इसमें होर्मुज़ स्ट्रेट का प्रबंधन शामिल है। ईरानी कमांडर ने चेतावनी दी है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को ज़मीनी हालात पर फर्जी दावा करने की अनुमति नहीं देंगे। इस बीच CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में दूसरे दौर की बातचीत 22 अप्रैल को हो सकती है। उधर ईरानी मीडिया ने कहा है कि कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल अभी तक इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत के लिए नहीं गया है। वहीं अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस बुधवार को वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। JD वेंस देर रात को वापस वाशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि JD वेंस दूसरे दौर की बातचीत का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, ऐसे में बातचीत नहीं हो सकती। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि वेंस के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है, जबकि कुछ अन्य खबरों में उपराष्ट्रपति के वाशिंगटन में ही मौजूद होने की बात कही गई है। वेंस का यह संभावित दौरा ऐसे समय हो रहा है जब 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के विराम की अवधि खत्म होने वाली है। और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर भीषण हमला किए जा सकते हैं। वेंस के साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के भी जाने की संभावना है। इस बीच एक्सियोस की खबर के अनुसार पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की के मध्यस्थों ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में शामिल होने का अनुरोध किया है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल ने मंगलवार को स्क्रीन पर एक अलर्ट जारी कर कहा कि ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल अब तक इस्लामाबाद नहीं गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ संभावित वार्ता को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। स्क्रीन पर जारी यह अलर्ट ईरान की धर्मतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संभव जारी उस आंतरिक बहस को दर्शाता है जिसमें वह सप्ताहांत में अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी कंटेनर पोत पर कब्जा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर विचार कर रहा था। ईरान की धर्म आधारित व्यवस्था में कट्टरपंथी नेता सरकारी टेलीविज़न को लंबे समय से नियंत्रित करते रहे हैं। अब तक किसी अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया कि कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संभावित वार्ता के लिए अधिकारी ने पहले से ही तैयारी कर ली है। ईरान ने अभी यह नहीं बताया कि उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। पिछली बार ईरानी पक्ष का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने किया था। अमेरिका ईरान शांति वार्ता असमंजस की स्थिति में लग रही है क्योंकि तेहरान ने पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में शामिल होने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कड़ा रुख अपना लिया है। इससे आगामी संघर्ष विराम की समय सीमा से पहले किसी समझौते को लेकर नए संदेह पैदा हो गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर, जिसके इस्लामाबाद में होने की उम्मीद थी, अब अनिश्चित हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अमेरिका की ओर से ईरान के झंडे वाले एक जहाज़ को जब्त किए जाने के बाद वे इस बातचीत में शामिल नहीं हो सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक हमने बातचीत के अगले दौर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का संघर्ष विराम खत्म होने वाला है। इससे दोनों पक्षों पर किसी समझौते पर पहुंचने का दबाव बढ़ गया है, वरना उन्हें फिर से दुश्मनी शुरू होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। CNN के अनुसार इस अनिश्चितता की ओर बढ़ाते हुए ट्रंप के सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस नाजुक बातचीत को और भी पेचीदा बना दिया है। आइए बात करें नेपाल की। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारत से 100 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदने पर कस्टम ड्यूटी वसूलना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर आम लोगों पर, खासकर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी शुरू हो रहे हैं। नेपाल और भारत के लोग बिना किसी वीज़ा, पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आते जाते हैं, लिहाजा इसका असर दोनों तरफ पड़ा है। सरहदी इलाकों में भारतीय कारोबारियों को बालेन शाह सरकार के इस फैसले से झटका लगा है। नेपाल में भारतीय सीमा के करीब रहने वाले रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे नमक, खाना पकाने का तेल और दवा खरीदने तक के लिए भारत आते हैं और ऐसा वर्षों से होता आया है। नेपाल में सामान भारतीय बाजार के मुकाबले महंगे होते हैं, इसलिए नेपाल के लोग भारत आना ज़्यादा पसंद करते हैं। सीमा के दोनों ओर रहने वाले परिवारों के बीच रिश्तेदारी, सांस्कृतिक परंपराएं और आर्थिक निर्भरता एक जैसी है। कई लोगों के लिए सीमा पार करना उतना ही आम है जितना कि पास के किसी शहर में जाना, लेकिन नेपाल सरकार ने यहाँ से अपना खजाना भरने का फैसला किया है। ये बात करें दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया अपनी बेहद लोकप्रिय तोप K9 थंडर को महाशक्तिशाली बनाने में जुट गया है। 155 mm की यह स्वचालित तोप दक्षिण कोरिया की कंपनी हनहवा एरोस्पेस बनाती है। यह 8x8 व्हील तोप युद्ध के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ऐसे समय पर जब दुश्मन के जवाबी तोप के हमले और ड्रोन अटैक बढ़ते जा रहे हैं, तब K9 तोप को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी है।
इससे दुश्मन के पलटवार पर यह तोप आसानी से अपना बचाव कर सकेगी। इस बदलाव के तहत K9 तोप की रेंज को 40 से बढ़ाकर 54 किलोमीटर तक करने की तैयारी है। इससे यह आसानी से लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम होगी। भारत ने भी दक्षिण कोरिया से 200 K9 वज्र तोप को खरीदा है और ऐसे संकेत है कि 200 नए K9 वज्र तोप को खरीदा जा सकता है। इस अपग्रेड के बाद K9 तोप की मदद से लंबी दूरी तक न केवल हमला किया जा सकेगा बल्कि लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट को भी छिपाया जा सकेगा। दक्षिण कोरिया की कोशिश यह है कि वो दुनिया के तोप बाजार पर अपना कब्जा कर ले। नाटो देश भी अब लंबी दूरी तक हमला करने वाली तोपों पर फोकस कर रहे हैं और यही वजह है कि दक्षिण कोरिया भी इसकी रेंज को बढ़ाने पर काम कर रहा है। नाटो में शामिल कई देश जैसे पोलैंड और यूएई समेत पश्चिम एशिया के कई देश चाहते हैं कि उनकी पश्चिमी देशों के हथियारों पर से निर्भरता कम हो जाए। इसी वजह से वे दक्षिण कोरिया के हथियारों पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में यूएई में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर साबित हुए थे। नए K9 तोप में दक्षिण कोरिया फायर कंट्रोल के अत्याधुनिक सिस्टम लगा रहा है। इसके अलावा सटीक हमला करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे यह तोप अब बहुत कम समय में अत्यधिक तेजी से गोले दागने में सक्षम हो जाएगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा का कहना है कि K9A3 SPH और K9A2 मॉडल में फुली ऑटो लोडर और संशोधित गन को लगाया गया है। ये जाने दक्षिण कोरिया की K9 तोप के बारे में। रक्षा वेबसाइट जेन्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई K9 तोप में एक 58 कैलिबर की तोप और कंबाइंड ऑटो लोडर को लगाया गया है। इस तोप को चलाने के लिए केवल 3 लोग, कमांडर, गनर और ड्राइवर की जरूरत होगी। इसकी रेंज को अब 54 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। ऑटो लोडर एक बार में 40 राउंड गोले ले जा सकेगा। इसके अलावा 8 गोले उनकी मैगजीन में रहेंगे। इसमें एक लेज़र बीम वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। K9 तोप में ड्रोन को जाम करने के लिए जैमर लगाया जाएगा ताकि वे हमला नहीं कर सकें। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी मंजूरी दी है ताकि दुश्मन के किसी हमले से इसे बचाया जा सके। यह तोप लद्दाख की भीषण ठंड से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान में काम करने में सक्षम है। बाद में इसे दक्षिण कोरिया के सहयोग से लार्सन ट्यूब्रो कंपनी बनाती है। यह तोप मात्र 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है। एक गोला 47 किलोग्राम का होता है। भारत और दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के करीब 11 देश K9 थंडर तोप का इस्तेमाल करते हैं। भारत ले सकता है 200 नई K9 वज्र तोप। भारत इस दक्षिण कोरियाई तोप के प्रदर्शन से बहुत खुश है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली ने ऐसे संकेत दिए कि वह 200 नए K9 वज्र तोप को खरीद सकता है। भारत चाहता है कि दक्षिण कोरिया उसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर तकनीक का ट्रांसफर करे और हथियारों को मिलकर बनाया तथा डिजाइन किया जाए। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि तोपों की संख्या, एयर डिफेंस सिस्टम और बढ़ती हुई तकनीक पर मिलकर काम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन ने भी K9 तोप का नाम लिया है। भारत एंटी एयरक्राफ्ट गन पर भी दक्षिण कोरिया से बात कर रहा है। पाकिस्तान भी चीन से लंबी दूरी तक हमला करने वाली तोप खरीद चुका है। अब K9 की बेजोड़ ताकत से चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। भारत अगर 200 नई K9 तोप लेता है तो इससे उसकी कुल संख्या 400 हो जाएगी। इस तोप को राजस्थान से लेकर चीन सीमा तक तैनात किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता पर आखिरी बातचीत के लिए खुद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की युद्धविराम वार्ता होने की उम्मीद अब काफ़ी बढ़ गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चर्चा में शामिल एक पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से कहा है कि बातचीत के फिर से शुरू करने की दिशा में प्रगति हो रही है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है तो या तो खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से इसमें शामिल हो सकते हैं। रॉयटर्स ने नाम नहीं बताने की शर्त पर सूत्रों के हवाले से कहा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कल के लिए बातचीत सही रास्ते पर है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भरोसा जताया है कि सीज़फायर का समय ख़त्म होने के करीब होने के बावजूद दुश्मनी ख़त्म करने के मकसद से बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप ने युद्धविराम खत्म होने के बाद फिर से बमबारी शुरू करने की धमकी भी दी है। ईरानी प्रतिबंधन के इस्लामाबाद आने पर सस्पेंस बना हुआ है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तेहरान बातचीत में हिस्सा लेने के बारे में सकारात्मक रिव्यू कर रहा है, भले ही उसने पहले इस प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि ईरानी अधिकारी ने जोर देकर कहा कि कोई भी आखिरी फैसला अभी नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका एक जैसे समझौते की तलाश में है जिससे तेल की कीमत में स्थिरता आए और हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से पूरी तरह खुले। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने के साधन न मिले। दूसरी तरफ तेहरान हॉर्मुज़ जलसमूह मध्य पर अपने रणनीतिक नियंत्रण का लाभ उठाकर प्रतिबंधों से राहत पाने और युद्ध की फिर से शुरुआत से बचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ईरान यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई रोक न लगे। इस्लामाबाद में पहले राउंड की बातचीत में नाकाम रहने के पीछे ऐसे ही मुद्दे थे जिन पर किसी नतीजे पर दूसरे राउंड की बातचीत में भी पहुंचना अत्यंत मुश्किल है। जो झुकेगा उसे हारा हुआ माना जाएगा। ईरान अपनी घरेलू राजनीति में सरेंडर करता हुआ नहीं दिखाना चाहता, इसलिए अगर होती है तो शांति वार्ता काफ़ी जटिल रहने वाली है और बुधवार शाम तक किसी नतीजे तक पहुंचने की संभावना कम लग रही है। ये हो सकता है कि युद्धविराम की मियाद बढ़ाने पर कोई सहमति बन जाए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
of Mind News, Views and Analysis by Prakash.